नमस्कार। कभी आपने मेहमानों को खाना खिलाने के बारे में सोचा है? आखिर कैसे स्वागत करते हैं आप उनका? सीधे-सीधे आपने जिन कढ़ाई, पतीली, कुकर वगैरह में खाना पकाया है, उन्हें ले जाकर अपने मेहमानों के सामने तो नहीं रख देते। खाना बहुत स्वादिष्ट बना हो, तो भी इस तरीके से खाना परोसने पर शायद किसी को भी अच्छा ना लगे। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उसे थोड़े बेहतर बर्तनों में, थोड़ी सजावट के साथ, जिसे कहते हैं थोड़ी गार्निशिंग के साथ अपने मेहमानों के सामने परोसा जाए। करीब-करीब यही आपके लिखने के साथ भी होता है। लिखने की प्रक्रिया में आपकी लिखने की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है या उसके बीच-बीच में भी उसका जैसे खाने में देखा जाता है कि स्वाद के अलावा उसका रंग वगैरह कैसा आ रहा था, वो देखने में कैसा लग रहा था, कुछ वैसा ही लिखने के साथ भी होता है। लिखने में सुधार की इस प्रक्रिया को संपादन कहते हैं। आपका लिखा पूरा होने के बाद अक्सर सुधारा जाता है। ये करीब-करीब वैसा ही है जैसे खाना बिल्कुल पक जाने के बाद उसे आप परोसते हैं और सजाने की कोशिश करते हैं। तो ये बाद की प्रक्रिया है, लिखने से पहले की प्रक्रिया नहीं। इसके बारे में जैसे ही मैं सोचना शुरू करता हूँ तो मुझे अपने बॉस की याद आती है। बॉस की याद इसलिए आती है क्योंकि मेरा सारा शुरुआती अनुभव रिपोर्ट लिखने का रहा है। जब आप रिपोर्ट लेकर अपने बॉस के पास जाते हैं और मान लीजिए कि वो कहीं से 5 पन्ने की रिपोर्ट हो, थोड़ी मोटी-ताजी सी रिपोर्ट हो, बॉस उसे देखेंगे, उल्टा-पलटा कर थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर कहते हैं हाँ, दिस इज़ गुड, दिस इज़ ऑलराइट, बट यू शुड बी मोर कंसाइज़, गेट डायरेक्टली टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश, आप उसे लेकर वापस आते हैं, फिर उसे सुधारते हैं और दोबारा अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं, फिर और आगे की प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर इसका उल्टा कर लें, कहीं जो आप 1 पन्ने की रिपोर्ट लेकर गए हैं, तब क्या होगा? 1 पन्ने की रिपोर्ट लेकर जाने पर फिर से इसका उल्टा होता है। 1 पन्ने की रिपोर्ट देखकर वो आपके बॉस कहते हैं, "या दिस इज़ ऑलराइट, वेरी कंसाइज़, टू द पॉइंट प्रिसाइज़ली, बट इट सीम्स इट हैज़ नो मीट। व्हाई डोंट यू इंक्लूड सम केस स्टडीज़ और सम एग्ज़ाम्पल्स?" भई ये मोटी रिपोर्ट थी तब भी दिक्कत थी, अब रिपोर्ट पतली हो गई है तो भी दिक्कत है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये अक्सर असेसमेंट की प्रक्रिया कहलाती है। आपकी किताब, आपके लेख के साथ भी यही होता है। आप लिखना शुरू करते वक्त ही कहीं ये तय करते हैं कि आप कितनी मोटी किताब लिखने जा रहे हैं या इस विषय पर कितना लिखा जाए। एक लेखक को अगर विशेषकर वो कथेतर लिख रहा हो, तो अच्छी तरह ये अंदाज़ा होता है कि उसकी किताब 300 पन्नों की होगी, 150 पन्ने की होगी, या फिर हो सकता है ज़्यादा ही कुछ मोटी हो, 700-800 पन्ने की हो जाए। तो ये जो शुरुआती दौर होता है जहाँ हम ये जाँचते हैं, ये असेस करते हैं कि आखिर इस मुद्दे पर हमें कितना लिखना है, किन विषयों को शामिल रखना है, किन विषयों को शामिल नहीं रखना है। इस प्रक्रिया को असेसमेंट की प्रक्रिया कहते हैं। असेसमेंट की प्रक्रिया में बिल्कुल शुरुआती दौर में ये अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही होती है कि आप कैसा लिख रहे हैं या कैसा लिख सकते हैं, या ये भी कह लीजिए कि कैसा लिखने वाले हैं। इसके बाद जो दूसरा स्तर आता है वो होता है डेवलपमेंटल एडिटिंग। डेवलपमेंट एडिटिंग का मतलब होता है विकासात्मक। इस प्रक्रिया को समझना है तो आप एक उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए कि मैं बाल विवाह के मुद्दे पर लिखने वाला हूँ। अब बाल विवाह के मुद्दे पर लिखने वाला हूँ ये कहते ही सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि भैया मेरा क्षेत्र क्या होगा? क्या मैं भारत में होने वाले बाल विवाह के बारे में बात कर रहा हूँ? अगर मैं भारत में होने वाले बाल विवाह की बात कर रहा हूँ तो मेरा लिखा हुआ या मेरे लिखे हुए में और विदेशों में जहाँ पे ऐसा होता है उनके कोई संदर्भ नहीं आएंगे। इसकी तुलना में अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करूँ तो मुझे बताना होगा कि वेटिकन में भी 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी हो सकती है, या फिर अमेरिका और कनाडा के कई क्षेत्रों में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी कानूनी रूप से उतनी प्रतिबंधित नहीं जैसी कि भारत में। और भी कई देश हैं जिनमें ऐसा होता है और हमें उनकी बात भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो फिर बात बदल जाएगी। मुझे अलग तरीके से बात करनी पड़ेगी, मुझे अलग विषयों पर बात करनी पड़ेगी। डेवलपमेंटल एडिटिंग के दौरान ही हम कहीं ये तय करते हैं कि हमारे चैप्टर, हमारे अध्याय कौन से।
इन अध्यायों में ये तय होता है कि कौन सा अध्याय किस विषय पर लिखा जाएगा। तो आसानी से अगर समझना हो डेवलपमेंटल एडिटिंग को, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आप अपने लेखन का विषय या विषय का क्षेत्र कितना होगा इसे तय कर रहे होते हैं। शुरुआती ये जो दो थे, डेवलपमेंटल एडिटिंग और असेसमेंट, ये दोनों बिल्कुल मिले जुले से क्षेत्र होते हैं। अगर हम लोग सिर्फ दोबारा अपने पहले ही उदाहरण बाल विवाह की बात कर रहे हो, तो हमें ये देखना होगा कि कब हम लोग सिर्फ देश भर की बात कर रहे हैं, कब विदेशों की बात कर रहे हैं, क्या उसमें ये मुद्दा आएगा कि कानूनी सलाह देनी है या नहीं देनी। अगर आप वकील नहीं हैं तो आप कानूनी सलाह नहीं दे सकते। अगर आप डॉक्टर नहीं हैं या फिर आप एक मनोवैज्ञानिक नहीं हैं, तो मानसिक या शारीरिक स्तर पर बाल विवाह का क्या प्रभाव होता है, इसके लिए आपको रेफरेंसेस जुटाने होंगे। ये सारी बातें आपको डेवलपमेंटल और असेसमेंट वाली जो स्टेजेस होती हैं वहां पर पता चल जाती है। इसके बाद बारी आती है कॉपी एडिटिंग। कॉपी एडिटिंग करने वाले लोग क्या क्या देखते हैं, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो कॉपी एडिटिंग करने वाले लोग अक्सर आपके व्याकरण, आपकी शैली को देख रहे होते हैं। कहीं आपने कविताओं की शैली में बात की हो और फिर कहीं आप अचानक रूखे सूखे लेखों की शैली में आ गए हों, कहीं आपने बहुत ज़्यादा तत्सम शब्द इस्तेमाल किए हों और कहीं आप बहुत ज़्यादा तद्भव शब्दों का प्रयोग करने लगे हों या फिर विदेशज और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करने लगे हों। इनका ध्यान भी रखा जाता है। कैसे शब्द आप प्रयोग कर रहे थे, कॉमा, फुल स्टॉप या फिर पूर्ण विराम जैसे जो हिंदी के विराम चिन्ह होते हैं, उनका सही जगह इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया। जो डायलॉग थे या कहीं और से संदर्भ लेकर आपने उन्हें शामिल किया है, तो क्या उनको अलग तरीके से दर्शाया गया है। साफ साफ स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आपने ये हिस्सा किसी और की किताब से लिया है या कहीं और से ये संदर्भ लिया है। इन सारी चीज़ों का ध्यान कॉपी एडिटिंग के वक्त रखा जाता है। अगर आप फिक्शनल या फिर कहिए कि कथा साहित्य वाली दिशा में हैं, तो वहाँ पर ये भी देखा जाता है कि आपका जो कथा क्रम था वो हो सकता है फर्स्ट पर्सन में सुनाया गया हो। तो प्रथम पुरुष में आप कब बात कर रहे थे और कब अचानक आप उत्तम पुरुष वाले हिस्से में आ गए, इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। प्रथम पुरुष से आप कहानी सुनाते सुनाते अचानक उत्तम पुरुष में नहीं कूदते या फर्स्ट पर्सन से सीधे सीधे थर्ड पर्सन अकाउंट में नहीं चले जाते। आपका वक्ता या तो कहानी का हिस्सा होता है या कहानी से बिल्कुल बाहर होता है। उपन्यासों की कॉपी एडिटिंग के वक्त भी आपके पात्र, घटनाओं या फिर जिन जगहों का आपने जिक्र किया है वो बिल्कुल एक जैसे थे या नहीं थे, ये भी तय कर लिया जाता है। मान लीजिए अगर मैं अपने उपन्यास के शुरुआती हिस्से में बताता हूँ कि मेरे घर के कमरे में दरवाजा खोलकर अंदर घुसते ही फ्रिज था, और बाद के हिस्से में मैं अचानक वहां से फ्रिज गायब करके कह देता हूँ कि वहां एक जूते का रैक रखा था जिस पर घर के अंदर घुसते ही मैं जूते उतार कर रखता था, तो ये पाठक को अजीब सा लगेगा कि इसके घर की दशा अचानक बदल कैसे गई। हो सकता है 6 महीने में एक आम आदमी के घर में सामान रखने की जगह बदल जाए या बदलती रहती हो, लेकिन एक उपन्यास में ऐसा हो रहा है तो आपको या तो वजह गिनानी पड़ेगी या फिर इससे बचना पड़ेगा, जो कि ज्यादा सुविधाजनक तरीका होता है। और इन सारी चीजों का ध्यान कॉपी एडिटिंग के वक्त रखा जाता है। कॉपी एडिटिंग के बाद बारी आती है प्रूफ रीडिंग की। प्रूफ रीडिंग क्यों जरूरी है? प्रूफ रीडिंग इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कई बार जो लोग उपन्यास लिख रहे होते हैं उनसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। कई बार आपकी स्पेलिंग, आपकी वर्तनी गलत होगी। कहीं पर जहाँ छोटी ई की मात्रा लगानी थी की में, वहां आप बड़ी ई की मात्रा लगाकर की लिख रहे होते हैं। ये बिल्कुल आम सी बात है, किसी से भी होता है, और प्रूफ रीडर का काम होता है ऐसी गलतियों को ढूंढकर हटाना। इसके अलावा जो दूसरी गलती होती है वो होती है विराम चिन्हों की गलती। कॉमा कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ वाक्य बहुत ज्यादा लंबा हो गया है और बीच में एक पूर्ण विराम डाल देना सुविधाजनक रहेगा, या थोड़ा सा वाक्य को बदल देने पर पूर्ण विराम डाला जा सकता है। ये बातें भी आपका प्रूफ रीडर देख लेता है। इसके अलावा लिखने और टाइप करने में एक मामूली सा अंतर होता है। कई लोग ये समझ नहीं पाते कि आपके विराम चिन्ह कहाँ लगाए जाने चाहिए। उदाहरण के तौर पर शब्द के तुरंत बाद आपको कॉमा लगाना है, या फिर शब्द के बाद एक स्पेस देकर एक खाली जगह छोड़कर उसके बाद कॉमा लगाते हैं और फिर दूसरा शब्द तुरंत शुरू करते हैं,
ऐसे लिखा जाता है। तीसरा एक तरीका होता है कि भाई आपने शब्द लिखा, फिर थोड़ी खाली जगह छोड़ी, फिर विराम चिन्ह दिया, फिर थोड़ी खाली जगह छोड़ी और फिर अगला शब्द शुरू किया। क्या ऐसे किया जाता है? तो इन चीज़ों को आपका जो प्रूफ रीडर होता है वो सही कर देता है, सुधार देता है। लिखने की एक स्टैंडर्ड, एक बिल्कुल तय किया हुआ मानक प्रक्रिया है जिस तरीके से आप लिखते हैं और किताबों में छापते हैं। प्रूफ रीडिंग के बाद सबसे अंत में बारी आती है फैक्ट चेकिंग की। फैक्ट चेकिंग कई बार आप खुद कर रहे होते हैं या फिर आप इसमें और दूसरे जानकार लोगों की मदद भी ले सकते हैं। अगर फैक्ट चेकिंग कोई जानकार व्यक्ति नहीं कर रहा हो तो अक्सर फैक्ट चेकिंग होना और ना होना एक ही बात होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि बाल विवाह का हमने शुरू में जिक्र किया था। बाल विवाह के मामले में अगर हम ये कह दें कि 21 वर्ष से पहले किसी बच्चे की शादी होना बाल विवाह है, तो ये वाक्य सही है, लेकिन क्या इससे आपकी बात बहुत स्पष्ट पता चल रही है? नहीं चल रही, क्योंकि बच्चे के लिए तो 21 से पहले बाल विवाह ठीक है, लेकिन बच्ची की शादी 18 साल के बाद की जा सकती है। तो फैक्ट चेकिंग वाले हिस्से में आपको ये बताना होगा, स्पष्ट करना होगा कि भाई या तो यहाँ पे आप ये लिखिए अलग से कि 18 वर्ष लड़कियों की आयु तय है भारत में और 21 वर्ष लड़के की आयु तय है भारत में। अगर आपने वाक्य कहीं इस तरह का लिखा है कि 18 वर्ष से पहले लड़के या लड़की की शादी जुर्म है, तो ये फैक्ट चेकिंग के हिसाब से गलत हो जाएगा। प्रूफ रीडिंग और कॉपी एडिटिंग के बीच में ही कहीं आती है स्टाइल शीट। स्टाइल शीट क्यों आती है? क्योंकि कई बार जब हम लोग लिख रहे होते हैं तो हम लोग सिर्फ किताबें नहीं लिख रहे होते, हो सकता है वो किसी विभाग विशेष के लिए खास तौर पर लिखा गया कोई डॉक्यूमेंट हो। अगर इस तरह के डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हैं या फिर एक ऐसी भाषा में लिख रहे हैं जो सिर्फ अकादमिक कही जा सकती है, तो आपको स्टाइल शीट का भी ध्यान रखना होगा। जब आप संदर्भ देते हैं तो संदर्भ एक ही स्टाइल में हो, या तो शिकागो स्टाइल में हो या फिर कोई और एक स्टाइल हो। इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। स्टाइल शीट के लिए एपी स्टाइल शीट नाम की एक किताब आती है, लेकिन वो काफ़ी महंगी है। आप ऑनलाइन इसमें से कुछ हिस्से देख सकते हैं। अधिकतर चीज़ें आपको ऑनलाइन पता चल जाएंगी। यूनिसेफ अपना एक अलग स्टाइल शीट इस्तेमाल करता है जिसके हिसाब से आपको पता चलता है कि जो मानक स्पेलिंग है, जैसे उदाहरण के तौर पर प्रोग्राम की स्पेलिंग, अगर हम लोग प्रोग्राम अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो जो यूनिसेफ रिकमेंड कर रहा होता है वो ME वाली स्पेलिंग होती है। आप कोई और स्पेलिंग लिखते हैं तो उसे गलत मान लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें स्टाइल शीट की होती हैं और इसे हम लोग प्रूफ रीडिंग और कॉपी एडिटिंग के बीच में कहीं देख रहे होते हैं। अब आखिरी बात, संपादन के बारे में आखिरी बात यह है कि जैसे हमने शुरू में उदाहरण दिया था खाना पकाने का, आप उसी उदाहरण को यहाँ भी इस्तेमाल कीजिए। संपादन के क्षेत्र में शुरू में जैसे सिर्फ ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस खाने को पकाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कुछ वैसा ही शुरुआत का डेवलपमेंटल और असेसमेंट वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे किया जाता है। उसके बाद प्रूफ रीडिंग, कॉपी एडिटिंग या फिर आपके फैक्ट चेक वाला हिस्सा जो होता है वो अंत के लिए छोड़ दिया जाता है। ये वैसा होता है जैसे आप खाने को पका लेने के बाद उसे सजाने की सोचते हैं, तो सजावट का जितना भी काम होता है वो सारा कुछ अंत का हिस्सा होता है। पहले ही आप सजावट की कोशिश ना करें और असेसमेंट वाले हिस्से और डेवलपमेंटल एडिटिंग वाले हिस्से में, जहाँ पर आप ये तय कर रहे होते हैं कि इस खाने को पकाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत होगी, वहाँ पर आप ये तय करने की कोशिश ना करें कि ये बन जाने के बाद दिखेगा कैसा। इसके लिए आसान सी प्रक्रिया ये होती है कि एडिटर और लेखक दो अलग अलग लोग हों तो ये सुविधा हो सकती है। अगर ऐसा नहीं भी हो पाता है और आप स्वयं ये काम, दोनों काम खुद ही कर रहे हैं, लेखक भी आप स्वयं हैं और संपादक भी आप स्वयं ही हैं, तो ये काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन है ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। किसी भी किताब को अगर आप लिख रहे हैं तो उसके सबसे पहले संपादक आप स्वयं होते हैं। कोशिश कीजिए संपादन के बारे में और जानना हो तो रेडसी और दूसरी कई वेबसाइट्स पर काफ़ी जानकारी मौजूद है, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखें तो आपको ऐसी वेबसाइट्स के लिंक मिल जाएंगे जिससे आप एडिटिंग के बारे में, संपादन के बारे में और ज़्यादा सीख सकते हैं। हिंदी में बहुत ज़्यादा ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, तो आप हिंदी में अगर कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए मुश्किलें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं।
अंग्रेज़ी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इसके अलावा मेरे दूसरे वीडियोज़ में आपको लिखने के संबंध में और भी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो मेरे दूसरे पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम लोग एडिटिंग पे बात को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे ऐसे मुद्दों पर चर्चा जारी रहेगी। धन्यवाद।